हमने रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कर लिया था। हमने बोला कि रेस्ट और मोशन जो है वो असल रेस्ट और मोशन जो है वो इल्यूजन, वो डिपेंड करता है किसी तीसरी चीज के ऊपर। ऑब्जर्वर है जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो, और एक तीसरी चीज जिसको हम रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि असल में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूविंग है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है ना रेस्ट में। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कराया था, है ना, उसके अंदर आप जो है ना, अब एक जो है ना, आप जरा मेरे को विजुअलाइज करके बताओ, फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपने जो है ना विजुअलाइज करके बताना है कि क्या किस स्पीड जो है ना किसी की कितनी होगी। लेट अस सपोज आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जिसके अंदर जो है ना, लेट अस सपोज दिस इज अ कार, राइट, this is a car moving with a velocity of 10 meter per second, right, and another ये कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ मूव कर रही है, राइट, एंड ये बॉडी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। अब आपको बताना है कि लेट अस सपोज इनिशियली इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 50 मीटर है। इनिशियल सेपरेशन जो है ना वो 50 मीटर है। अब मुझे बताना है कि बताओ इसके अंदर बैठे हुए बंदे को ये जो है ना कितने से चलता हुआ नजर आएगा। मतलब वेलोसिटी मुझे बताना है कि वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, यानी अगर मैं बोलूं दिस इज अ पर्सन ए, दिस इज अ पर्सन, द कार इज सी, the velocity of the car with respect to this, velocity of car with respect to the a। अब इसके फॉर्मूले के ऊपर हम नहीं जाते हैं, पहले जो है ना हम समझते हैं कि असल में हुआ क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑब्वियसली 5 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है तो 1 सेकंड में ये कितना चला होगा, 5 मीटर चला होगा। लेट अस सपोज ये यहाँ पे आ गया एंड ये जो है ना 10 मीटर चली होगी, कार जो है ना उस डायरेक्शन में जा रही है तो वो 10 मीटर चली होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये कार जो है ना यहाँ पे आ चुकी होगी, राइट। तो ये कार जो है ना असल में यहाँ पे आ चुकी है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर होगा ऑब्वियसली। अब ओवरऑल ये कितना डिस्टेंस कवर करिए जरा ध्यान से देखो। अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये 50 है, ये 10 है, दिस इज 5, तो टोटल हो गया आपका 65 मीटर, यानी 1 सेकेंड में इस कार ने इससे इसके रिस्पेक्ट में कितना दूरी तय कर लिया है, 15 मीटर दूरी तय कर लिया, क्योंकि 50 मीटर पहले से था। अब वो 1 सेकेंड के बाद देखेगा कि हमारी जो है ना 65 मीटर हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उसने 1 सेकेंड में इस बंदे के रिस्पेक्ट में कितना दूरी कवर करा है, 15 मीटर। तो हम बोल सकते हैं यानी कि वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a विल बी द 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसका तरीका कैसे निकालने का, असल में जिस वेलोसिटी आप जिसका निकाल रहे हो, वेलोसिटी आप जिस ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हो और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जो ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर को रेस्ट में रख करके सोचा जाता है। यानी वेलोसिटी ऑफ c को आपने माइनस करना है वेलोसिटी ऑफ a से। अब वेलोसिटी ऑफ c अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव ले लिया तो ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन जो है ना नेगेटिव सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो है ना वेलोसिटी ऑफ c कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस, और वेलोसिटी ऑफ a ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको नेगेटिव ऑफ 5 लेना है, तो नेगेटिव ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस चीज को सॉल्व करता हूं तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आता है। यस नो, हम जो है अभी रिलेटिव मोशन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम जो है ना इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमने किया, इस 2 क्वेश्चन से हम ये समझ रहे हैं कि रेस्ट और मोशन नाम की कोई चीज नहीं होती। रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है कि उसको कौन ऑब्जॉर्ब कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अगर ये पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो द कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, but if the velocity of car is absorbed by this person, then this is moving with the velocity of 15 meter per second। तो स्पीड का और वेलोसिटी का क्या
एग्जिस्टेंस क्या रह गया, वो डिपेंड कर रहा है किसी तीसरी चीज के ऊपर। तो दिस इज द एक्चुअली illusion. It depends over the third object, right? So this is how we can say that the rest and motion हमने डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया असल में अगर बात किया जाए तो हमने जो है ना काइनेमेटिक्स का मतलब पढ़ लिया। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? तो काइनेमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो मैक्रो ऑब्जेक्ट है, मैक्रो मतलब जो लार्ज ऑब्जेक्ट है, न्यूटोनियन फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, उनके मोशन की मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं। मोशन की मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि उसकी स्पीड कितनी है, उसका वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, किस टाइम इंटरवल में उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो ऑल दिस थिंग्स वी स्टडी इन द काइनेमेटिक्स। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्टडीड बाय मैथमेटिकली, इज कॉल्ड एज द काइनेमेटिक्स। एंड इन काइनेमेटिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। हमने पढ़ लिया कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, राइट? हमने जो है ना रेस्ट और मोशन पढ़ लिया। काइनेमेटिक्स हमने बता दिया कि काइनेमेटिक्स जो है ना स्टडी ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट? एंड द रेस्ट एंड मोशन हमने बता दिया illusion, nothing depends over the third object. If the person stand over the moon and seeing on the earth the object or every objects are moving, right, with respect to that person. But in on the earth, if two people are standing and talking to each other, they will appear at same time they will be at rest, right? So we can say that the rest and motion are the illusion. अपने को बात करना है distance और displacement के बारे में। Now we are going to talk about the distance and displacement. ये आपने जो है ना डिस्प्लेसमेंट, ये आपने जो है ना 9th क्लास में पढ़ लिया, 9th क्लास में पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा हम जो है ना इसके ऊपर जो है ना डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका ब्रेन जो है ना और खुल जाए। कुछ नहीं होता, लेट अस सपोज दिस इज द दिल्ली एंड दिस इज द पंजाब, एंड आपको जो है ना दिल्ली से पंजाब जाना है। अब दिल्ली से पंजाब जाने का रास्ता बीच में क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। एक रास्ता ये है कि आप सीधे चले जाओ, बीच में बिल्डिंग पड़ रही है, नदी पड़ रही है, क्या पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, उससे लेना देना अपने को नहीं। तो दूसरा रास्ता क्या है, ऐसे चले जाओ। तीसरा रास्ता है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल करो, सचमुच में ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, राइट? तो असल में जो डिस्टेंस होता है ना इन दोनों के बीच का, वो होता है कि वो एक्चुअल पाथ होता है। अगर बोलो द एक्चुअल पाथ, है ना, एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं कि डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये नहीं देखता कि बीच में क्या है क्या नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ को बोला जाता है, यानी दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ कहां से कहां का, बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा ध्यान रहे, डिस्टेंस जो होता है ये ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? एनीथिंग, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है इस एरो से। ये एरो जो है ना बता रहा होता है डायरेक्शन को, और यहाँ पे इसकी लेंथ भी होती है, इस लेंथ बता रहा होता है मैग्नीट्यूड को। तो असल में ऐसी चीज जिसके पास ये अगर मान लो पेन है, राइट, इसका जो हेड है ना ये वाली चीज बता रही है डायरेक्शन को, और ये जो लेंथ है ये बता रही है इसकी मैग्नीट्यूड को कि कितना है। तो यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, बट द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड।
इसके पास मैग्नीट्यूड रहता है, बट डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको बताने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की, एज वेल एज आपको जरूरत पड़ेगी मैग्नीट्यूड की, राइट। बट इन द केस ऑफ डिस्टेंस नेवर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन नहीं होता इसके पास। नाउ द सेकंड थिंग यू कैन से दैट ये है, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन की बात करो, अगर मैथमेटिकल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैथमेटिकल रिलेशन की बात करो, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा, डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा बड़ा होगा और ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑलवेज दिस रिलेशन वैलिड। और ध्यान रहे यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस के साथ। हम किसी भी दो अलग अलग क्वांटिटी को कंपेयर नहीं कर सकते ना, कोई एक प्रॉपर्टी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को कंपेयर कैसे कर सकते हो? तो असल में हम कंपेयर करने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट के किसी पर्टिकुलर चीज को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है डिस्टेंस के। अब जरा यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ डिस्टेंस, जो कि आपने अगर 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन एक बार रिवाइज करने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चंस करा रहा हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये जो है ना आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? ओके, क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा ये चीजें। ओके, अब अच्छा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? मैं एक चीज और बता दूं कि लेट अस सपोज this is a Cartesian plane, okay, and this is a point. Let us suppose the vector quantity is, this is the r, कोई पॉइंट है, let us suppose s, और यहाँ से जो है ना वो बंदा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलता है। let us suppose this is this position is vector is the p, right? This is the p. क्या आप मेरे को बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले बंदा यहाँ पे था, अब यहाँ पे बंदा आ चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ये वाली चीजें निकालनी है। क्या आपको पता है, अगर मान लो इस चीज को मैं r प्राइम बोल देता हूँ, तो क्या आपको ट्राइंगल लॉ पता है? ट्राइंगल लॉ के अंदर असल में क्या होता है कि जब भी एक टेल और हेड और फिर से इसका टेल एंड हेड, और अगर ये जो चीज है यहाँ पे इसकी टेल के साथ जो इनिशियल वाला वेक्टर था उसके टेल के साथ अगर इसका हेड मिल जाता है तो ये इन दोनों का सम होता है। अगर ये ए वेक्टर है या बी वेक्टर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला जो वेक्टर होगा ना, अगर सी है तो ये सी वेक्टर के बराबर होगा। यस और नो? तो यहाँ से आप जो है ना बता सकते हो कि यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है जो कि रिक्वायर्ड है, और ये वाला एक वेक्टर है। तो इसको मैं sp वेक्टर बोल दे रहा हूँ। तो sp वेक्टर के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ कि r वेक्टर, मुझे sp वेक्टर निकालना है, तो r वेक्टर प्लस sp वेक्टर इज इक्वल टू r डैश वेक्टर। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो sp वेक्टर है, राइट, वो वाली जो चीज होगी वो r डैश वेक्टर माइनस r वेक्टर होगी। तो ये वाली जो चीज है ना, ये असल में आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो whenever the position vector is given to you and the position of any object is given to you and that is displaces to another position, then you can actually applying the triangle's law calculate the displacement as well, right? This is a vector quantity. Okay, अब जो है ना हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। असल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो क्वेश्चन है
वो आपने 9th क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से लेकर के थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल तक और थोड़ा सा लेवल जो है ना बढ़ाऊंगा। पहला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल दे रहा हूं, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो आप जो है ना इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट पर्सन ए is here and goes to point B, right, and come back to other point, that is C, and total distance is given to you is 100 meter, and this distance is B to C is given as 40 meter। तो यहाँ पे मुझे पूछा है कि बताओ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ऑब्वियसली आप जो है ना बता सकते हो कि डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ, मुझे नहीं मतलब वो जो है ना डिस्प्ले एक्चुअल पाथ होता है, तो कहाँ कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक वो कहाँ कहाँ गया है उन सभी की लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, तो AB प्लस BC, यहाँ से अगर देखोगे तो AB 100 है और वो 40 है, यानी 140 मीटर है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करो, मुझे नहीं मतलब वो कहाँ गया, बीच रास्ते में कहाँ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, बस अपने को बता दो कि फाइनल पोजीशन क्या है और स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पर, तो इसका मतलब बस और बस मुझे AC कैलकुलेट करना है। अब AC कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे AB में से मैं माइनस कर दूंगा BC को। AB की वैल्यू 100 है, BC की वैल्यू 40 है, मैं बोल सकता हूँ कि 60 मीटर जो है ना इसका डिस्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, आप कर सकते हो। ऐसे एक बार goes to 50 in east, right? 50 in east and come back this and turn to west and move 60. Calculate the distance. Distance or distance का calculate, right? Distance or distance यहाँ पे आपको calculate। सबसे पहले तो वो ईस्ट गया है, तो ईस्ट यहाँ से यहाँ पे गिर गया होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियसली ये होता है ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये रहा और यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन में चला है कितना 50 मीटर और मुड़ा किधर है, और वेस्ट की तरफ मुड़ गया, यानी वापस 180 डिग्री से मुड़ गया, तो वापस इस पे आया, चला कितना है 60 मीटर, तो यहाँ तक 50 मीटर है, यानी इधर आएगा, कैसा ना, तो ये कितना मीटर है, ऑब्वियसली 10 मीटर। लेकिन यहाँ पे ना नेगेटिव देना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, असल में ये -5 मीटर है। वन मोर क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू गिव यू, clear to west and turn towards north and travel forward, है तो मुझे बताना है इसका डिस्टेंस क्या है। जरा ध्यान से देखो, a body travels 3 meter to the west towards west and turn towards the north then travel 4 meter। आपको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखो, दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो वो जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर पहले चलता है, तो मैं जो है ना नॉर्थ डायरेक्शन में किसी रेफरेंस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर चला रहा, राइट, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में कह रहा हूं, वेस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर चला रहा। अब 3 मीटर ये हो गया एंड नाउ द 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ऊपर है तो नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर चला, इधर 3 मीटर है, राइट, दिस इज द 4 मीटर। अब अपने को बताना है कि इसका जो डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा। तो डिस्टेंस में तो कोई हर्ष की बात नहीं है, टोटल लेंथ देख लो, तो टोटल लेंथ देखोगे तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर दैट इज इक्वल टू 7 मीटर, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसके डायरेक्शन से एंड एवरीथिंग, राइट। अब अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ऑब्वियसली इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का होगा, लाइक दिस, यस सर। तो क्या मैं बता सकता हूं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा। तो ध्यान से देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मुझे ये वाला असल में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का है नॉर्थ में और वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये वाली चीज जो होती है 5 आती है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो इसका 5 मीटर हो गया। अब एक और क्वेश्चन अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर दूं, आप यहाँ पे जरा बताओ मेरे को कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। लेट अस सपोज द पर्सन ट्रैवल लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, राइट, द रेडियस ऑफ दिस इज 1, द रेडियस ऑफ दिस इज हाफ मीटर, टोटल इज 5, दिस टोटल इज 4। आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा।
तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो ऑब्वियसली सबको ऐड कर देना है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5 है। फिर यहाँ से लेकर के ये पूरा की बात करो तो अगर रेडियस 1 है तो ये सेमी सर्कल है तो ये कितना होगा पाई आर होगा। तो आर की वैल्यू कितना है 1 है तो यानी कि पाई होगा। इसकी वैल्यू कितनी है 4 है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो दिस इज 4। फिर यहाँ से लेकर के ये सेमी सर्कल तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 क्योंकि रेडियस इसका हाफ है। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 5 और 4 9 एंड पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2। आप जो है ना यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख करके फाइंड आउट कर सकते हो। राइट नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं इस बॉडी का तो कितना होगा मुझे नहीं मतलब वो ऊपर गया नीचे गया कहाँ गया, मेरे को बस फाइनल पोजीशन से मतलब है। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन। ध्यान से देखो 5 मीटर दिस 1 और यहाँ से लेके यहाँ भी 1 मीटर होगा तो ये 2 मीटर हो गया, 4 मीटर और ये 1 मीटर। तो दिस इज 5 मीटर प्लस 2 मीटर एंड प्लस 4 मीटर प्लस 1। तो क्या आप बता सकते हो 7 4 11 11 और 12 मीटर। तो अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये वाली चीज से ये वाली चीज छोटी ही आएगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा रहता है। बराबर किस केस में आ जाता है व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी जो है ना स्ट्रेट लाइन में चल रही है और बैक नहीं हो रही, रिवर्ट बैक नहीं हो रही, तो उस केसेस में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। समझ रहे हो ना बात को। अब एक जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए मैं क्वेश्चन कराता हूं। मान लो जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेट मी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अगर ये बता दिया तुमने तो इसका मतलब तुम जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप लोगों ने जो है ना कंप्लीटली मतलब हावी हो चुके हो। राइट आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन ध्यान से अटेम्प्ट करना ठीक है। जरा बताओ मेरे को, यहां से एक सर्कल है राइट लाइक दिस एंड ये इसका एक पॉइंट जो है ना वो क्यों करेगा यहां से मान लो एक सर्कल है लाइक एक पॉइंट पे टच होना नहीं। हाँ मान लो ये एक सर्कल है दिस वन ओके एंड ये जो है ना हाफ रोटेशन के बाद ये देखते हैं जरा इसका कितना हो जाता है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है। अब जरा ध्यान से बताओ मेरे को, ये जो रोटेशन है इसका ये हाफ रोटेशन कर जाता है। सर्कल कितने बड़ा होना चाहिए भाई, तो क्या ले ले ओए 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 यस ओके। ये आधे रोटेशन के बाद यहाँ पे चला जाता है। जैसे मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये जो है ना दो सर्कल है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट द कांटेक्ट पॉइंट इज P राइट, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आधा रोटेशन इसका हो जाता है राइट, हाफ आफ्टर द हाफ रोटेशन जो है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेट अस सपोज दिस सर्कल का मैं नाम C1 दे रहा हूं। तो ओके तो मुझे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द displacement and distance. Find out the displacement and distance of point P after half revolution. आधे रिवोल्यूशन के बाद इसका कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हुआ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि असल में मान लो कि ये सर्कल है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इस सर्कल के ऊपर एक चीटी जो है ना चिपकी हुई है एकदम नीचे बॉटम में जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पे। अब ये जो है सर्कल जो है ना ये आधा रोटेट करता है। ये पहिया है किसी गाड़ी का और वो पहिया के एकदम बॉटम में जो है ना एक चीटी चिपकी हुई है और वो चीटी ये जो है ना आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आधे रोटेशन के बाद हाफ रिवोल्यूशन के बाद बताना है कि इस चीटी का डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा राइट। तो क्या आप आंसर कर सकते हो। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर करेंगे कि ये जो है ना असल में 2 पाई आर होता है इस पूरे का और रिवोल्यूशन आधा हो जाएगा तो आधा रिवोल्यूशन हो जाएगा तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा आधे रिवोल्यूशन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये असल में पाई आर होगा, जिसका जो आंसर बिल्कुल गलत है राइट। अगर मान लो इसका रेडियस जो है ना मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसका रेडियस जो है ना अगर आर है
लेट अस सपोज इसका रेडियस जो है ना अगर r है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट बताएंगे ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो पाई आर बताएंगे, जो कि कंप्लीटली गलत है, राइट। इसका आंसर जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर करेंगे पाई आर, जो कि कंप्लीटली गलत है, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये वाली जो चीज है, राइट, वो इसके पूरा पूरा सर्कमफ्रेंस जो है ना उसका 2 पाई आर होता है, आधा रोटेट करके वो असल में पाई आर हो चुका होगा। लेकिन हम जो है ना बात करते हैं, जरा सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं कि ये असल में हुआ कैसे होगा। जरा ध्यान से देखो कि अगर ये आधा जब रोटेट करेगा ना, ये आधा जब रोटेट करेगा तो इस वाले सर्कल में मान लो आधा रोटेट करके ये वाला सर्कल आएगा, तो ये वाले पॉइंट की असल में पोजीशन कहां पे होगी आधे रोटेट करने के बाद? ऑब्वियसली ये फुल रोटेट करेगा तब ना ये वाला पॉइंट वापस से जमीन पे आएगा, नीचे तो पॉइंट है नहीं। ये वाला पी पॉइंट के मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछे और डिस्टेंस पूछा है, यस और नो? तो ये पी पॉइंट का डिस्टेंस, ये तो इनिशियल पॉइंट है तुम्हें पता है, लेकिन अगर ये आधा रोटेट करने के बाद ये C1 सर्कल जो है तो आधा रोटेट करेगा जब, तो ये वाला पॉइंट जो कि इस पहिए में चिपकी हुई चीटी है, वो चीटी कहां पे चली गई होगी? यहां पे चली गई होगी, बोलो यस और नो? दिस इज द P1, मतलब P जो चीटी है वो वहां पे पहुंच चुकी है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ना सर, अगर मैं सर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं ना, अगर मैं सर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं तो इनिशियल से फाइनल के बीच की बात करूंगा ना सर। मुझे क्या लेना देना? मुझे तो बस इससे लेना देना है, समझ रहे हो ना बात को? मुझे इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी चाहिए। अब ये है रेडियस r, यहां से ये पूरा कितना होगा? ये r, ये r, 2r होगा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आधे रिवोल्यूशन के बाद कितना होगा? पाई r होगा, यस सर? ओके। और ये पाई आर असल में जब मैं सॉल्व करूंगा इस चीज को, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, जो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा जरा मेरे को बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ रहा होगा? वो पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर अंडर, यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि r बाहर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4r। तो असल में जो इसका आंसर है ना वो r अंडर रूट पाई स्क्वायर 4r होगा, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना विजुअलाइज करना था, राइट? ये वाली जो चीज है ना, ये असल में कंप्यूटर किसी कंपटीशन एग्जाम में जो है ना आया हुआ है, ओके? अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो बात तो कर दी मैंने, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना कवर होगा? अब जो है ना इसका डिस्टेंस क्या होगा, राइट? तो चलो डिस्टेंस जो है ना तुम इसका कमेंट आउट करो कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ऑफ दिस। मैं देखता हूं कि तुम सोच पा रहे हो कि नहीं इस क्वेश्चन को, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्पीड एंड द वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी जो है ना क्या होता है? असल में ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक होता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे। दिस इज द velocity at particular point, we'll discuss in other videos. एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और इसके ऊपर जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस किया है वैसे ये भी हम कर रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि असल में स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है, राइट? नाउ द टॉपिक इज स्पीड and velocity, right? Obviously this is a scalar, क्योंकि और ये वाली जो चीज है ये है तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। है क्या स्पीड? जो है क्या? स्पीड होता है असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन पाथ लेंथ, ठीक है? या फिर आप बोलो, अच्छा ये रेट जो है ना ये टाइम रेट है, ओके? और टाइम रेट का मतलब हुआ कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
राइट, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ऑब्वियसली जो वेलोसिटी है ये है रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये है असल में रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी है ये असल में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ पे अगर मैं लाइक ऐसे समझाऊं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेट अस सपोज दिस वन एंड द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, लेट अस सपोज this is a graph, this is a xt graph, right, and this xt graph has like this is the position x1, this is position x2 and this is the time t1, this is time t2। तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ है x2 minus x1, राइट, अपॉन में t2 minus t1 की बात चलती है ना। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो t2 minus t1, this is called actually nothing but a displacement। displacement is the per unit time में कितना displacement हुआ है किसी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं कि हम displacement है। obviously इसका velocity जो है वो होता है मीटर पर सेकंड, और इसका भी मीटर पर सेकंड। velocity जो है इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, राइट। तो मेन जो चीज है ना वो पढ़ना है अपने को असल में किस चीज के बारे में, मेन जो चीज है अपने को पढ़ना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट। हम जो है ना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में स्टडी करें। तो क्या होता है असल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। द ऑब्वियसली एवरेज स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। एंड अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अब इसके ऊपर जो है ना हम जरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि हमें जो है ना असल में बताना है वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होगी किसी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, और वो सर्कुलर मोशन में असल में कितने रिवॉल्यूशन करता है, 3/4 रिवॉल्यूशन करता है, 3/4 रिवॉल्यूशन करता है। बताना है 3/4 रिवॉल्यूशन इन 10 सेकेंड का, ओके। मुझे बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और इसकी जो रेडियस है वो आपको आगे रखी। तो 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इसके 4 पार्ट में से वो 3 पार्ट को रिवॉल्व करता है। यानी यहां से अगर वो स्टार्ट करता है तो असल में वो यहां पे पहुंचता है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज बी। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में तो ये यहां से लेके ये पूरा हो गया। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 3/4 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, यस सर। तो और टोटल टाइम कितना लगा उसका 10 सेकंड लगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा इस चीज को तो r की वैल्यू तो r है, यानी पाई की वैल्यू मैं पाई के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, तो 2 to the 4 यानी कि 3/20 पाई आर मीटर पर सेकंड। अगर ये मीटर में है गिवन है तो एवरी क्वांटिटी ए पैरामीटर्स इज गिवन टू यू इन मीटर, देन यू कैन से दिस। ना अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, यस है ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैं असल में मैग्नीट्यूड की बात करूंगा उसके, राइट। तो यहाँ पे जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, बी से ए की तरफ में ये है आर और ये वाला भी चीज असल में आर, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि इसका आप बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सॉरी आप इसके एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल
टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर निकालो ना तो क्या ये अंडर रूट 2r आएगा कि क्या सर, ये r का स्क्वायर 2r स्क्वायर अंडर रूट 2r अपॉन में टोटल टाइम इज 10 सेकंड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो एवरेज वेलोसिटी है ये आएगा। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। लेट अस सपोज दिस इज द क्यूब। अब ये जो क्यूब है ना ये मान लो a डिस्टेंस है इसका, राइट। और एक जो चीटी है ना, राइट, वो क्या करती है असल में ऐसे करके जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, ओके, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके इस वाले कोने पे चली जाती है। आपको बताना है कि जो डिस्टेंस और ये टोटल टाइम जो है ना इस चीटी को लगता है कितना, पता है? ये जो एंड है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? असल में लगता है इसको 10 सेकेंड। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, राइट। तो मैग्नीट्यूड बताना है इन सबका, राइट। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि डिस्टेंस जो है ना इसका कितना होगा। टोटल डिस्टेंस की बात करी जाए, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये असल में देखने में लग रही, बट आप समझो क्योंकि ये क्यूब है तो सारे साइड जो है ना इसकी ए हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो 3a। अगर मैं इसके एवरेज, अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो है ना ये 10 सेकंड में इतना ट्रेवल करती है। तो 10 सेकंड में जब ट्रेवल करती है तो ऑब्वियसली 3a अपॉन में 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये a जो है ना मीटर में दिया गया है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इसकी बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे इस वाले साइड से ये वाला साइड मेरा कंसर्न है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये जो है ना ये कंसर्न। अब ये निकलेगा कैसे? असल में ना आप ये कैसा है पता है, एक ये जो रूम है इस रूम के एक एंड पे और दूसरा कॉर्नर जो ये जो बॉडी डायगोनल बोलते हैं इस चीज को, राइट। असल में आप जो है ना जो सबसे लार्जेस्ट डायगोनल होता है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉडी डायगोनल। एक होता है फेस डायगोनल, एक होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल होता है, फेस डायगोनल होता है जैसे उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, और जो बॉडी डायगोनल होता है वो पूरे क्यूब के अंदर जो एक कॉर्नर होता है और फिर दूसरे वाले कॉर्नर पे जो फर्स्ट पे कॉर्नर है अपोजिट साइड, उसको हम बोल रहे होते हैं बॉडी डायगोनल। तो यहाँ से ये वाली चीज निकालने के लिए ना दो तरीके, बॉडी डायगोनल बोल रहे हैं इस चीज को। इसको कैसे निकाल सकते हो जरा ध्यान से देखो। क्या मैं यहाँ से ये बॉटम वाला जो सरफेस है, बॉटम वाला जो बॉटम फर्स्ट जो है, यानी कि ये जो बॉटम वाला है, ये जो फेस डायगोनल है, इस फेस डायगोनल को क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? जरा ध्यान से देखो। अगर फेस डायगोनल को इमेजिन करोगे ना तो दिस इज ए, तो ये जो फेस डायगोनल होगा ये कुछ नहीं होगा, √2a होगा। यस और नो? क्योंकि ये फेस डायगोनल भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली फेस डायगोनल ये है ना, तो ये वाली जो चीज है मैं यहाँ पे ये फाइंड आउट करूंगा कि 90 डिग्री का ये ना, अगर क्यूब है तो इसी के ऊपर तो ये उठा हुआ है। यस और नो? तो ये वाली जो चीज है, अगर ये a है, ये a है तो ये √2a होगा। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो इधर एक उठा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है, और ये जो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना वो वाली चीज यहाँ पे आके मिली हुई है। समझ रहे हो ना बात को? ये वाली चीज जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये है फेस डायगोनल, ये है फर्श। अब इस फर्श से ऊपर एक दीवार खड़ी है और यहाँ पे भी एक दीवार खड़ी है, राइट। अब असल में ये वाला दीवार का ये जो टॉप पॉइंट है ना, इस टॉप पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन आई है, यहाँ पे ऐसे, समझ रहे हो? ये वाली चीज ना ऐसे आई है। तो अब इस चीज को निकालने के लिए क्या मैं इस चीज को डायगोनल बना सकता हूँ? बताओ। ये वाला जो पेन है, इस पेन से ये वाला जो डायगोनल है ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये वाला जो एंगल है, एकदम छोटा मैं बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो, ये देखो, राइट। दिस इज, आप समझो ये फर्श है, नीचे वाला फर्श, ओके। अब ये वाला डायगोनल है, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। अब ये फेस डायगोनल है तो क्या मैं बोल, अगर ये a है, ये a है तो a² + a² यहाँ से ऑब्वियसली √2a लिख सकता हूँ कि नहीं? आप 11th क्लास में हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये वाला जो डायगोनल है ये √2a होगा अगर पाइथागोरस यहाँ पे लगा हो तो, राइट। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब जरा ध्यान से बताओ, ये जो है ना मैं जिस डायगोनल की बॉडी डायगोनल जो है ना ये कुछ नहीं है असल में, ये वाली चीज उठाए ऐसे और यहाँ से लेट अस सपोज इसका आधा जो है ना ये मान लो, राइट। ये डायगोनल है, ये वाली जो चीज है ना ये असल में एक टॉप पे निकला हुआ है, राइट। ये जैसे निकला हुआ है ना, ये असल में कुछ नहीं है, ये जो है ना हाइट है उस रूम, इस क्यूब की ना ये वाली चीज हाइट है। अब ये हाइट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये वाली जो चीज है ये बॉडी डायगोनल है,
राइट। ये जो पेन की जो लेंथ है ना वो बॉडी डायगोनल, जरा ध्यान से देखो ये वाली चीज। अब ये पेन की डायगोनल को मुझे निकालने के लिए क्या यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे ना, वर्टिकल ट्रायंगल बना रहे ना भाई। अब ये वर्टिकल ट्रायंगल जो है ना, ये वर्टिकल ट्रायंगल यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो लेजर लाइट है, इस लेजर लाइट और ये बॉडी, ये जो फेस डायगोनल है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या मैं यहाँ पे अगर लगाऊंगा, यहाँ पे अगर ये बॉडी डायगोनल, ये फेस डायगोनल, उसके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं ये बता सकता हूँ ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या मैं फॉर्मूला यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बॉडी डायगोनल का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो ये a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल का स्क्वायर, और यहाँ से जो बॉडी डायगोनल आएगा ये असल में √3a आएगा, यस ना। तो यहाँ से जो बॉडी डायगोनल आई यानी डिस्प्लेसमेंट जो आया वो √3a आया। तो अगर मैं डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि √3a अपॉन में 10। अब ये जो है ना असल में मीटर पर सेकंड है, तो ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात किया। यहाँ से ऐसे भी आप मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर, तो यहाँ से बोल सकते हो √3a, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज है ना, ये असल में हो गई तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना बात को यार? अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके करने के। अब जरा मैं ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एवरेज क्वेश्चन क्या है, अब बॉडी, क्वेश्चन ये है अब बॉडी एवरेज, ध्यान रखना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जरा ध्यान से बताओ मेरे को, पक्का गलत करोगे तुम लोग, मुझे पता है। अगर ये एक पर्सन है, ये जाता है यहाँ से यहाँ तक अपने स्कूल तक मान लो, और उसी रास्ते से वो बंदा जो है ना वापस भी आता है, लेकिन जाते टाइम में उसको जल्दी होती है, या फिर वो जाते टाइम में v1 वेलोसिटी से जाता है और आते टाइम जो है ना वो v2 वेलोसिटी से आता है। हो सकता है कोई सा भी ज्यादा हो कोई कम हो, उससे लेना देना अपने को नहीं। अपने को बताना है कि बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा और इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब बताओ मेरे को जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या है। ऑब्वियसली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन में टोटल टाइम, तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये गया वापस आ गया, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेस ये तो 0 हो गया। अरे वाह, बता दिया तुम लोगों ने, क्या बात है, बता दिया, स्मार्ट। इसको बना के बताओ। अब तुम लोग बोलोगे पता है क्या, v1 प्लस v2 अपॉन में 2 बोलोगे ना, एक बोलेगे ना, बोलोगे ना, कहाँ मुझे पता है एक बोलोगे, ठीक है। बट सर ये नहीं होगा, ये सर नहीं होगा। किसी केस में आ जाइए तो वो बात अलग है, वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर असल में आपको लगाना है फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब एक बात बताओ, अपॉन में टोटल टाइम, अगर मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना x है, तो आते टाइम में भी वहां से लेके यहाँ तक x ही होगा, यस सर। तो टोटल डिस्टेंस की कहानी तो हो गई 2x, यस सर, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। अब टोटल मुझे टाइम चाहिए, टाइम क्या होता है, टाइम लेट अस सपोज जाने में जो टाइम लगा है वो t1 लगा है, अब आने में जो टाइम लगा है वो t2 लगा है, तो t1 प्लस t2 मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में तो t1 t2 नहीं दिया होगा, बस वेलोसिटी दिया गया है। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से 2x अपॉन में t1 प्लस t2। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि 2x अपॉन में t1 की जगह पे जरा ध्यान से देखो, क्या मैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिख सकता हूँ, सॉरी अपॉन में वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे t1 की जगह पे x अपॉन में v1, क्या मैं t2 की जगह पे x अपॉन में v2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाली चीज t1 है और ये वाली चीज t2 है। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो 2x x कॉमन आएगा, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। अगर यहाँ से x x कट रहा है
अब इसको सॉल्व अगर करोगे तो 2v1 प्लस v2 और v1 v2, तो v1 v2 ऊपर जाएगा अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपका टाइम डिस्टेंस जो है ना, अगर टाइम इंटरवल अलग अलग दिया गया है, लेट अस सपोज मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बट इस केसेस में जो एवरेज स्पीड आया ना, वो एवरेज स्पीड कितना आया 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो दिस यू मस्ट रिमेंबर दिस। वन मोर क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू गिव यू, एक कार है, राइट, एक कार है, and this is traveling, okay, half of the distance, इसका जर्नी ये, मतलब इसका जो डेस्टिनेशन है वो ये। अब ये जो हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है ना, ये v1 के स्पीड से चलती है, और जो रिमेनिंग हाफ है, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, वो जो है असल में रिमेनिंग हाफ में वो असल में उसका 2/3, जो इसका 2/3 डिस्टेंस है, 2/3 डिस्टेंस वो चलती है कितने से, v2 से 2/3 डिस्टेंस। और ये जो बच गया, ऑब्वियसली 1/3 बच गया, 1/3 जो डिस्टेंस है वो कवर करती है v3 से। क्वेश्चन फिर से सुन लो, ये जो है ना कार अपनी उसकी पूरी जर्नी यहां से लेके यहां तक है, राइट, डिस्टेंस कुछ भी मान लो, राइट, डिस्टेंस गिवन नहीं है, इट मींस, एंड ये जो है ना आधा डिस्टेंस, जो भी उसका डेस्टिनेशन है उसका आधा डिस्टेंस जो है ना वो कवर करती है v1 से, और जो बच गया टाइम है, उस बच गए टाइम का जो बच गया डिस्टेंस है उसका 2/3 डिस्टेंस वो कवर करता है v2 से, और जो 1/3 डिस्टेंस है वो जो है ना v3 से कवर करता है। अब बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, चलो समझ लो। अच्छा चलो इसका एवरेज स्पीड बताना है, बस तुम्हें जो है ना एवरेज स्पीड बताना है, जो है ना अपने को एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस लेट अस सपोज इस पूरे को जो है ना मैं 2x पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं, तो जो x पार्ट 2x पार्ट है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 2x, इसमें कोई हर्ष की बात नहीं। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो टाइम है इसमें लगा होगा t1 टाइम, यहां से यहां तक में लगा होगा t2 टाइम, और इधर से यहां तक में लगा होगा t3 टाइम, तो t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि ये t1 t2 t3 कैसे भी करके निकाला जाए, क्योंकि मेरे को t1 t2 t3 नहीं दिया गया, वेलोसिटी दे रखी है। तो क्या मैं यहां से t1 की वैल्यू, ये जरा ध्यान से बताओ कि क्या मैं t1 को x अपॉन में, क्योंकि आधा डिस्टेंस तो चला था ना, तो टोटल 2x डिस्टेंस है, तो ये वाला जो डिस्टेंस x होगा, तो t1 को क्या मैं लिख सकता हूं x अपॉन में v1, बोलो यस नो, लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। और जो t2 है वो t2 टाइम लग रहा है 2/3 डिस्टेंस में, तो 2/3 डिस्टेंस यानी x का 2/3 कर दो, ओके, क्योंकि आधा आगे बच गया है आधा, राइट, और आधा हो गया x आपका, और x का 2/3 कर दो, तो 2/3 कर दिया, और ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस कितने में कवर होता है v2 में, प्लस यहां पे लिख दो आप, बच गया 1/3 x, तो x अपॉन में 1/3 एंड दिस इज ऑफ v3। सॉल्व कर दो यार, यहां से x कॉमन लेके आ जाओ, तो अगर यहां से 2x अपॉन में मैं बात करूंगा x कॉमन की, तो 1 अपॉन में v1 प्लस 2 अपॉन में 3v2 प्लस 1 अपॉन में 3v3, राइट। बड़ा गंदा नंबर आ रहा है, x से x खत्म हुआ। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो जरा ध्यान से देखो, एलसीएम इज 3, तो यानी कि 3 v1 v2 v3, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 v1 v2 v3 अपॉन में यहाँ से जो 3 v1 v2 v3 रखूंगा, तो v1 कर गया, तो 3 v2 v3, और यहाँ से 3 v2 कट गया, v1 v3, और यहाँ से
ये जो है कट गया, तो v1 v2 ये आ रहा है अभी। चलो, तो ये असल में आपका एवरेज स्पीड आएगा, राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एवरेज स्पीड के ऊपर, राइट। जरा ध्यान से बताना। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं। दिस इज अ कार, राइट, एंड ट्रेवलिंग विद कवरिंग अ जर्नी, राइट। इसकी टोटल जर्नी जो है ना ये है, राइट, दिस इज लाइक दिस, ओके। और ये जो है ना इसका डेस्टिनेशन है। ये कार है, यहां से चलना स्टार्ट करती है और इसका जो डेस्टिनेशन है वो ये अपना आधा डिस्टेंस जो कवर करती है ना, मतलब आधा जो डिस्टेंस है वो कवर करती है v1 स्पीड से, और जो बाकी का टाइम रह गया है वो बाकी के टाइम में हाफ टाइम जो है ना v3 से चलती है। हाफ टाइम बोल रहा है इस बार, ध्यान रखना, है ना। और अब जो जर्नी बच गया है, उस जर्नी बचे हुए जर्नी में का जो टाइम बचा हुआ है, उस टाइम का आधा टाइम जो है ना वो कितना चलता है, v2 के स्पीड से चलता है, और जो आधा टाइम है, दूसरा आधा टाइम है, वो v3 के स्पीड से चलता है। ध्यान रहे, ये ध्यान रखना भी, ध्यान रखना। ये डिस्टेंस बराबर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस नहीं दिया गया। ये बोला है कि v3 से v2 से चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक v3 से चल रहा है, राइट। मान लो वो डिस्टेंस कवर हो। असल में वो बोला है कि जो बच गया टाइम है ना, यहाँ से क्या टाइम लिया गया मतलब नहीं पता, लेकिन जो बाकी का रिमेनिंग टाइम है, उस रिमेनिंग टाइम में आधा टाइम वो v2 से चलता है और बाकी का आधा टाइम वो v3 से चलता है। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर नहीं दे दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो ऑब्वियसली ये आधा टाइम, इसका भी t टाइम लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ ना, तो एवरेज स्पीड जो होगा वो कुछ नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होगा। अब टोटल डिस्टेंस अगर मान लो टोटल जो है ना कितना 2x है, तो 2x बोल दिया मैंने, ओके। कह रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट टेक्स हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम, तो दिस हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब x। अब ये x जो है ना चलता है कितने के स्पीड से, v1 के स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा लेट अस सपोज t1 टाइम लगेगा। तो टोटल जो टाइम है ना असल में इसका वो t1 + t है, राइट, यानी 2t है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि 2x अपॉन में t1 को क्या लिख सकता हूं मैं, t1 को क्या मैं v1 x अपॉन में v1 लिख सकता हूं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, x अपॉन में v1। अब जरा ध्यान से यहां पे ऑब्जर्व करो, ये जो बाकी का डिस्टेंस है ये तो x होगा ना, अगर टोटल 2x है तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर, यहां पे जरा ध्यान से देखो, इस वाले जर्नी के लिए यहां से यहां तक के लिए जो डिस्टेंस चला गया होगा वो मान लो x1 है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस चला गया होगा वो x2 है, यानी x1 + x2 जो होगा वो x के बराबर होगा। और x1 को लाने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो v2 है और t है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x1 आ जाएगा, और यहाँ से जो x2 है वो वाली चीज जो है, यानी ये वाली जो चीज है, ये v3 को अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूं तो इस टाइम सेम है, तो ये भी x आएगा। तो यहाँ से क्या मैं t कॉमन लेकर के v2 + v3 = x नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे क्या मैं बोल नहीं सकता कि t = x अपॉन में v2 + v3 होगा, कैसा ना। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे असल में 2x अपॉन में t1, जो कि t1 कितना है, x अपॉन में v1, तो x अपॉन में v1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ t2, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ t, तो 2 और t की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है कितनी, x अपॉन में v2 + v3। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस चीज में से मैं x अगर कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लूंगा तो मेरा बचेगा कितना, 1 अपॉन में v1 प्लस 2 अपॉन में v2 + v3। अब जरा ध्यान से देखो, ये x x खत्म, अब x x खत्म होगा। अब इसको सॉल्व अगर करते हो तो ये कितना आता है, जरा ध्यान से देखो, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 + v3, राइट, एंड यहाँ पे आता है v2 + v3 + 2 टाइम्स ऑफ v1। तो ये जो है ना असल में ये दोनों के ध्यान रखना कि जब रिमेनिंग टाइम का जो टाइम इंटरवल है ना वो सेम दिया रहेगा तो ऐसा आएगा, अगर जो रिमेनिंग टाइम डिस्टेंस सेम दिया रहेगा तो वो पीछे मैंने क्वेश्चंस करा दिया, तो एवरेज एएसपी है। ये एवरेज स्पीड है, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बड़ा ही वो रहता है कि स्टूडेंट का बोलते हैं कि v1 + v2 अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट, ये भी आ जाता है। जरा ध्यान से देखो, ये कौन से केसेस में आता है,
असल में ना मान लो कि एक कार है, लेट अस सपोज दिस इज अ कार and this car is traveling, this car is traveling। मान लो ये कार है और ये हाफ जर्नी जो है ना, अपना हाफ जर्नी वो जो कवर करता है असल में v1 स्पीड से, यस नो, और जो बाकी का टाइम है राइट ये t टाइम में करता है। है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, एक कार है जो v1 से चल रहा है और ये जो है ना एक केस है जिस केसेस में ना असल में v1 प्लस v2 अपॉन में 2 आ जाता है। जनरली हर केसेस में स्टूडेंट सोचते हैं यही वाला लगाया जाए। मैंने अभी 3-4 क्वेश्चंस करा दिए जिसके अंदर असल में कंसेप्ट को फॉलो करना होता है। ये एक स्पेशल केस है जिस स्पेशल केस में ये वाली चीजें आ रही होती है, एवरेज स्पीड। अब जरा ध्यान से देखो वो कौन सा केस है। यहाँ से जो अगर ये कार है ये v1 स्पीड से चल रहा है असल में t टाइम के लिए, राइट, एंड अदर t टाइम के, अब कितना डिस्टेंस है ये मुझे नहीं पता, लेट अस सपोज ये x1 है, कैसा ना, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस मान लो x2 है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस को भी वो कवर करता है t टाइम में। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस कार की, ये कार की जो वेलोसिटी है वो है आपकी v2 स्पीड। तो बताना है कि एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी। तो कहने का मतलब v1 स्पीड से t टाइम के लिए चला और अगला v2 स्पीड से t टाइम के लिए चला। तो अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी एवरेज, अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना है x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 को लेटर सपोज मैंने बोल दिया कि ये पूरा x है, कैसा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x है, ऑब्वियसली बोल सकता हूँ। तो क्या मैं x1 को यहाँ से जरा ध्यान से देखो v1 मल्टीप्लाई बाई t लिख सकता हूँ, v1 मल्टीप्लाई बाई t, और क्या यहाँ से मैं x2 को v2 मल्टीप्लाई बाई t लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू x। तो क्या यहाँ से मैं t कॉमन लेके v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू क्या मैं x लिख सकता हूँ। तो क्या मैं बता सकता हूँ यहाँ से जरा ध्यान से देखो कि t की वैल्यू क्या x अपॉन में v1 प्लस v2 आएगी। अगर t की वैल्यू x अपॉन में, t की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन में v1 प्लस v2, तो जरा ध्यान से देखो टोटल डिस्टेंस कितना है x है, यस नो, और जो टोटल टाइम लग रहा है असल में वो 2t लग रहा है। तो 2t लिखें, t की वैल्यू है इतना, क्या मैं 2 टाइम्स ऑफ t लिखूंगा तो यहाँ से क्या x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन में v1 प्लस v2 लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो अगर ये वाली चीज कटेगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि v1 ये ऊपर जाएगा v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। एवरेज स्पीड जो है यानी कि स्पेशल केस है, अगर टाइम इंटरवल सेम है जिसमें वेलोसिटी v1 और v2 से चल रहा है तो कॉमन सेंस भी बनता है कि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी वो v1 प्लस v2 अपॉन में 2 होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि स्पीड अलग अलग डिस्टेंस जो है वो अलग अलग स्पीड से चली है, टाइम इंटरवल अलग अलग है, टाइम अलग अलग ले रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड अलग होगा ना। तो वो जो चीज है उसका एक स्पेशल केस है जिसके अंदर टाइम इंटरवल सेम है, मोशन वेलोसिटी जितने जितने के स्पीड से चल रही है उसका टाइम इंटरवल सेम है। लेकिन जो दूसरे केसेस थे अगर मान लो टाइम इंटरवल सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम दे रहा है, तो डिस्टेंस सेम होने का ये नहीं है कि उसका एवरेज स्पीड है। अब तुम ही सोचो, जरा इमेजिन करो कि एक कार है जो 5 मीटर जो है ना बस चलती है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और अगला 10 किलोमीटर तक वो चलती है असल में 500 मीटर पर सेकंड से, राइट। तो क्या उनका एवरेज स्पीड आधा हो जाना चाहिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना चाहिए, या फिर कुछ और होगा उसका एवरेज स्पीड। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम जो है
नेक्स्ट वीडियो के अंदर असल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ रहे होंगे कि उसका क्या कंसेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।